नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर का नाम था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। उनमें हमने पढ़ा कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं और स्पेशली उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो 4 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएँ हैं उनको स्पेशली अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने जाना कि मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग रीजेंट क्या होते हैं, और जब कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें एक अटैकिंग रीजेंट दूसरा एक सबस्ट्रेट होता है। तो उनके बीच में जब तक प्रोडक्ट चेंज हो, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, उसके बीच में कुछ बनेगा और वो कुछ का नाम इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती है। तो उसी मध्यवर्ती की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटरमीडिएट है जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल को बच्चों अगर हिंदी में कहा जाए तो ये है आपका मुक्त मूलक। चूँकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तब हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा बंधों का विखंडन, बॉन्ड फिजन या क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। बंध बनने का बच्चों एक ही तरीका है कि यदि आपके पास कोई एक एटम है और एक कोई दूसरा एटम है और दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग के कारण यानी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ए सिंगल बॉन्ड बी, इस तरीके से तो बनने का एक तरीका है कि इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हो जाए। लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग के दो तरीके हो सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था। एक आपका हेट्रोलाइटिक फिशन और दूसरा आपका होमोलाइटिक फिशन। अगर हेट्रोलाइटिक फिशन होता है तो दोनों में से कोई यदि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कंप्लीटली तो एनाइंस और कैटाइंस बनते हैं, यानी कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब हेट्रोलिटिक होता है तो कैटाइंस और एनाइंस बनते हैं और इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल। वही फ्री रेडिकल की एक्सप्लेनेशन आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे कि मुक्त मूलक जो कि सममांगी विखंडन के द्वारा बनते हैं वो मुक्त मूलक क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मुक्त मूलक में ये क्या है बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, अभिक्रिया के बीच में बनने वाले हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वेरी रिएक्टिव हैं, ठीक है। इनके पास पहचान क्या है, एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसी स्पीसीज जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, शॉर्ट लिव्ड हैं, रिएक्शन के बीच में बनने वाले हैं, वेरी रिएक्टिव हैं, ऐसी स्पीसीज को फ्री रेडिकल्स बोला जाता है, मुक्त मूलक बोलते हैं। बनते किससे हैं ये आपको हमने यहाँ बता दिया, आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि सहसंयोजी बंध के सममांगी विखंडन के फलस्वरूप जो आपके पास इंटरमीडिएट मिलता है उस रिएक्शन इंटरमीडिएट को कहते हैं मुक्त मूलक। यदि सिंपली इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, परमाणुओं या परमाणुओं का ऐसा समूह परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिसके पास विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स कहलाता है। दो विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि इनके पास
ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं या इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे बनते हैं? मुक्त मूलक सहसंयोजी बंध के मुक्त मूलक सहसंयोजी बंध के सममांगी विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं। के फलस्वरूप बनते हैं। कैसे कह सकते हैं आप बच्चों? अगर ए सिंगल बॉन्ड, बी आपके पास कोई एक बॉन्ड बना हुआ है और हमने सममांगी विखंडन में कुछ कंडीशंस भी पढ़ी हैं। यदि किसी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर आप बॉन्ड क्लीवेज करा रहे हैं, यदि आप सूर्य का प्रकाश लेते हैं या हाइयर टेम्परेचर या परऑक्साइड की, इनमें से यदि तीन में से कोई भी कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो उस समय आपका जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो हेटेरोलाइसिस के द्वारा ही होगा, यानी ए के पास एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन। समझ आया? या तो सूर्य का प्रकाश लिया जाए या फिर सनलाइट की प्रेजेंस के अलावा हाइयर टेम्परेचर या परऑक्साइड की प्रेजेंस, तो ये आपको मुक्त मूलक देती है, यानी कि फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो फ्री रेडिकल की पहचान आप लोग समझ गए। कोई भी एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम विच हैविंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, अपक्रिया के बीच में बनते हैं। जब अगर अपक्रिया के बीच में बनते हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो विशेषता होती है कि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, कुछ ही समय के लिए जीवित रहते हैं, रिएक्शन के अंदर बनेगा। यदि आपने दूसरे के साथ रिएक्शन तुरंत ही नहीं करा दिया तो वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें ले सकते हैं फ्री रेडिकल में। आप जैसे आपका CH3 है और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 इलेक्ट्रॉन्स में से यदि 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो चौथा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका C2H5 हो गया, तो यहाँ पर आप C2H5 एक इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो आप इसको बोलेंगे इथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरीके से आप रेडिकल, इसके अलावा और आप लिख सकते हैं, जैसे C6H5 हो गया आपका फिनाइल रेडिकल हो जाएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं C6H5 का थ्राइस ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ETC। इस टाइप के आपके मुक्त मूलक जो है फ्री रेडिकल वो यहाँ पे बन सकते हैं। तो बच्चों इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी कि परमाणु हो या परमाणुओं का ऐसा कोई भी समूह हो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी सभी स्पीसीज को हम लोग फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक कह देते हैं। ठीक है, केवल आपने वर्ड रेडिकल भी पढ़ा होगा कि मूलक शब्द, जैसे हम लोग 12th में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि कार्बोनेट मूलक, यानी कि CO3 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव, F नेगेटिव, ऐसे आपके आयंस आते थे। तो मूलक क्या होते थे कि परमाणुओं से भिन्न है, परमाणुओं का ऐसा समूह है जिनके पास या तो धनावेश है या ऋणावेश है, ऐसी स्पीसीज जो हैं वो आपकी रेडिकल्स कहलाती थी। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक की। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे इसकी कुछ विशेषता पे कि जो मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये क्या है? विशेषताएं। पहली विशेषता, ये अत्यधिक क्रियाशील तथा अस्थायी होते हैं। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे कि अनस्टेबल हैं और वेरी रिएक्टिव हैं, या वेरी अनस्टेबल और रिएक्टिव, दोनों के साथ आप अत्यधिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट पर आए, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ये किसी कार्बनिक अपक्रिया ये किसी कार्बनिक अपक्रिया के
सक्रिय मध्यवर्ती के रूप में, सक्रिय मध्यवर्ती यानी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है, के रूप में बनते हैं। अगली विशेषता की बात करें, हमने आपसे कहा कि ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है इनके पास, न तो कंप्लीट ट्रांसफर है न गेन किया हुआ है, तो इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, इन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। किसी भी प्रकार का इनके पास आवेश नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनमें चुंबकत्व का गुण होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म ये शो करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी इनकी। एक तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, और ये चुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म जो है वो प्रदर्शित करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म TISM। ये कुछ विशेषताएं हो गई। तो अभी तक जो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में नेक्स्ट इंटरमीडिएट अपने पास है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और विशेषता में ये हो सकता है कि जब इसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये क्या करेंगे, शीघ्रता से किसी न किसी से जुड़ जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शीघ्रता से किसी अन्य स्पीशीज से जुड़कर स्टेबल बन जाते हैं या खुद को क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें थी इसकी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो शीघ्रता से किसी न किसी दूसरे के साथ जल्दी से जुड़ जाएंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि ये वेरी रिएक्टिव होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट मेथड है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी मुक्त मूलक का बनना। मुक्त मूलकों का बनना। मुक्त मूलकों के बनने में अपने पास एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं गोमबर्ग मेथड। ये एक विधि है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ट्राईफिनाइल यानी कि C6H5 आपके पास 3 बार है, ठीक है। क्या करते हैं कि आपके पास एक कार्बन है जिसके पास 3 बार C6H5 लिखा हुआ है। ट्राईफिनाइल मिथाइल क्लोराइड है और आपने सिल्वर के साथ बेंजीन के सॉल्यूशन में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई और इसको 1 हफ्ते के लिए रख दिया। यहाँ से क्या हुआ कि AgCl निकल जाएगा और आपके पास एक
ट्राईफिनाइल मिथाइल जो है वो एक रेडिकल बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा बच्चों, AgCl आपका बाहर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि ये क्या है आपका ट्राईफिनाइल मिथाइल। अब एक अगला एग्जाम्पल आपके सामने है रिडक्शन ऑफ ट्राईफिनाइल मिथाइल कैटाइन। इसी से ही जनरेट कर लेते हैं, चूँकि अपने पास एक ट्राईफिनाइल मिथाइल है, पहले कैटाइन में बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कार्बन के पास OH लगा हुआ है, यानी कि ट्राईफिनाइल मिथाइल का आपका एल्कोहल है C6H5। आपने जिसकी एल्किल हैलाइड से पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। इससे क्या हुआ कि जो H है वो इसके साथ जुड़कर यहाँ से निकल जाएगा और H2O बाहर हो जाएगी। तब यहाँ पर आपका बनेगा कार्बोकैटाइन और ये आपका हो जाएगा C6H5। जिन लोगों ने कार्बोकैटाइन अच्छे से पढ़ा है वो समझ गए होंगे, जैसे ही ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H को जोड़ेगा बच्चों, यहाँ H2O बनेगा और H2O यहाँ से रिमूव होगी तो कार्बन पर प्लस और H2O आपका ऐसे वापस हो जाएगा, प्लस X निगेटिव बन जाएगा। चूँकि हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं, हमें मुक्त मूलक का बनना समझना है, कैसे बना है। हेडिंग कहती है रिडक्शन ऑफ ट्राईफिनाइल मिथाइल कैटाइन्स। ट्राईफिनाइल मिथाइल आपका जो कैटाइन है इसका आपको रिडक्शन कराना है, तो यही हम फिर से लेके आए, जहाँ कार्बन के पास आपके पास प्लस है और जहाँ 3 बार आपका C6H5 लिखा हुआ है ट्राईफिनाइल मिथाइल कैटाइन का आपने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। वेनेडियम लेकर आए। वेनेडियम ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसके बाद ये क्या बनेगा, फिर से आपका रेडिकल बन जाएगा और वेनेडियम बन जाएगा +3 में। तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन हो गया और इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये आपकी स्पीसीज बनेगी C6H5, यानी कि ट्राईफिनाइल मिथाइल आपका रेडिकल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये आपके 2 मेथड थे, जिसमें आप एक पहले मेथड को आप कह सकते हैं गोमबर्ग मेथड है, दूसरा आपका जिसमें कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन के रिडक्शन के थ्रू आपने फ्री रेडिकल बनाया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला, बाय द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ कंपाउंड। आपको क्या करना है कि आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उस पर आपको HNu यानी कि सूर्य का प्रकाश डालना है, तो उससे फ्री रेडिकल बनाते हैं। बड़ा ही सिंपल है, जैसे बहुत सा एग्जाम्पल आप लोग हमेशा पहले पढ़ते रहे होंगे। क्लोरीन है आपका, तो जैसे ही आपने HNu प्रेजेंस से आपने रिएक्शन कराई तो आपका Cl और Cl जो रेडिकल है वो आपका बनकर तैयार हो गया। इसमें आप अदर दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास एसीटोन है जिसको हम लोग थिनर के रूप में भी प्रयोग करते हैं, CH3COCH3 है आपका। आपने जैसे ही HNu आपने कराया तो यहाँ से आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास एक CH3 जो है वो मिथाइल रेडिकल और प्लस यहाँ से CH3CO ऐसे एसाइलियम रेडिकल, यानी कि ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो ये भी तरीका है आप जिसमें ऐसे बॉन्ड को क्लीवेज कर सकते हैं। अगला है थर्मल क्लीवेज, यानी कि आपको ऊष्मा देनी है, ऊष्मीय विघटन आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। ऊष्मीय विघटन में भी आप फ्री रेडिकल बना सकते हैं। विघटन एक बार फिर से रिवाइज करो बच्चों, हमने 3 बातें आपको बताई थी कि जहाँ कहीं भी अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है तो आपको 2 बातें याद रखनी है, तो सूर्य का प्रकाश लीजिए या फिर हायर टेम्परेचर ले लीजिए या फिर परऑक्साइड की उपस्थिति। ये 3 बातें। तो यहाँ पर कोई भी एक आपको HNu का एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। यहाँ पर हमने आपको दोनों बेंजीन की उपस्थिति में गोमबर्ग मेथड है, यहाँ आपने बेंजीन के सॉल्यूशन में सिल्वर आपने यहाँ डाला है और रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो 1 हफ्ते के लिए धीरे धीरे उसको क्या है ब्रेक करती रहती है। तो ऊष्मीय विघटन की अगर आप बात करें तो इसमें कहीं भी आप हीट देकर तोड़ सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एथिल परऑक्साइड का, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 है, और इसमें आप लगभग जब 135 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या होता है C2H5O
यानी कि इथाइल रेडिकल है वो 2 इथाइल रेडिकल के अंदर टूट जाता है ऐसे। आप इसमें टेट्रा एथिल लेड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए उससे पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं। C6H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से O, फिर सिंगल से O, C डबल बॉन्ड C6H5। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो C6H5C डबल O यानी कि बेंजोइक परऑक्साइड है, बेंजोइक एसिड होता है, उसी का आपने ले लिया है। आप टेम्परेचर लगभग वही 150 के समथिंग लेंगे, लीजिएगा, बिल्कुल अप्रॉक्स जो है वैल्यू याद नहीं है, लगभग टेम्परेचर ये लिया जाता है। तो वहाँ पर आपके क्या होते हैं, 2 बेंजिल के C6H5C डबल O सिंगल बॉन्ड यानी बेंजोइक एसिड के आपके पास रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी टेट्रा एथिल लेड, यानी कि CH3 का 4 है, Pb है, और आपने लगभग टेम्परेचर लिया है 250 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। जब टेट्रा एथिल लेड को जब आप ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे आपका जो मिथाइल है रेडिकल वो आपका अलग हो जाता है, तो वहाँ पे और लेड का रेडिकल जो है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। ये बनाने के मेथड हो गए बच्चों। ये 4 विधियाँ हमने आपको बता दी जहाँ पर आपके फ्री रेडिकल जिन जिन रिएक्शन के अंदर बनते हैं। तो पहला आपका गोमबर्ग मेथड है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ट्राइफेनाइल मिथाइल कैटाइन से, यानी कि रिडक्शन करा के भी आप करा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो सूर्य के प्रकाश में भी करा सकते हैं। अगला है हाइयर टेम्परेचर देकर, तब भी इसको कराया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल पर, यानी मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं। मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं। चूंकि रेडिकल्स की जब हम लोग बात करते हैं, मूलक की बात करते हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक की। अभी आपको बताया जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये उदासीन इंटरमीडिएट्स होते हैं। इसमें और भी उदासीन इंटरमीडिएट में भी हम लोग कार्बिन पढ़ेंगे, नाइट्रीन पढ़ेंगे और बेंजाइन भी पढ़ेंगे। 2 इंटरमीडिएट ऐसे पढ़े जिनके अंदर चार्ज होता है, पहला कार्बोकेटाइन, दूसरा कार्बेनाइन। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हमने आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स में से 12 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना होती है। इसीलिए टोटल आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो बाकायदे आपको पूरी उसकी परिभाषा, यानी कि मुक्त मूलक क्या होते हैं, उसका उदाहरण किन अभिक्रियाओं में बनते हैं, मुक्त मूलक कैसी अभिक्रियाएं दिखाते हैं, मुक्त मूलक की संरचनाएं कैसी होती हैं, और मुक्त मूलक की अगर स्थायित्व की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो क्रम वाइज चलते जा रहे हैं और आप लोग जहाँ तक संभव है साथ में लिखते रहिएगा। यदि लिख पाते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हमसफर एकेडमी पर इसकी PDF जो है वो उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, और वहाँ से आप लोग बाद में जाके नोट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात है योगात्मक अपक्रियाएं। जो मुक्त मूलक हैं वो योगात्मक अपक्रियाएं दर्शाते हैं। योगात्मक अपक्रियाओं में पहला लेते हैं धातुओं से योग। तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। मेटल्स का काम क्या है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन देती हैं, हमेशा याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी धातु बहुत अच्छी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो देखने में बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि जब भी बात धातु की आती है तो बच्चों को 2-3 चीज़ें हमेशा रटी रहती है कि वो ऊष्मा की चालक होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। लेकिन अगर वास्तव में साइंटिफिक अगर लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है वेस्ट मेटल की अगर आप बात करते हैं, तो अच्छी मेटल होने का एक सबसे अच्छा लॉजिक है कि वो इलेक्ट्रॉनों को लूज बहुत आसानी से करती हो। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से कर दे, इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो किसी भी मेटल की जितनी अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इसका मतलब उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ही अच्छा है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। तो एक छोटा सा प्रश्न है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बाद में आंसर करेंगे कि पूरी टेबल में वो सबसे अच्छी मेटल कौन सी है, यानी कि जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है, वो मेटल कौन सी है, वो आंसर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे एडिशन ऑफ मेटल की। तो आपने कोई भी एक फ्री रेडिकल ले लिया, एक स्टेबल फ्री रेडिकल को लेकर हम चल रहे हैं। जैसे यहाँ कार्बन पर जुड़ा हुआ है C6H5, आपने 3 बार जोड़ दिया। ये क्यों लेकर चल रहे हैं सर? मिथाइल भी ले सकते थे, दूसरा भी ले सकते थे, क्योंकि इस पर बेंजीन की रिंग बनी हुई है और ये 3 रिंग हैं। और आपको मालूम है कि रेजोनेंस इनहेंस द स्टेबिलिटी,
चूंकि डीलोकेलाइजेशन उसके अंदर हो जाएगा, स्टेबिलिटी पे अभी हम लोग फिर से बात करेंगे। तो कोई हमने एक मेटल ले लिया, एक सोडियम ले लिया, जैसे ही आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और रिएक्शन के थ्रू आप पाएंगे कि बेंजीन की रिंग 3 आप जोड़ देंगे। तो इस कार्बन के साथ साथ सोडियम आपने यहाँ पर जोड़ दिया है, तो ट्राईफेनाइल मिथाइल का आपका सोडियम जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो अपने आप में ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है। अगला है एडिशन ऑफ हेलोजन। ऐसा हेलोजन ले लेते हैं, चूंकि हमने साइज बड़ा लिया है, एक ऐसे कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन से जुड़े हुए 3 रेडिकल जो हैं बड़े साइज के हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर भी बड़े साइज में यानी कि C6H5 का थराइस C ले लिया है रेडिकल, और हेलोजन में हमने बड़े हेलोजन आयोडीन से बात कर ली। आयोडीन से अगर ऐड कर देंगे तो आयोडीन कैसे टूटेगी, H न्यू की अगर प्रेजेंस ले लें तब भी आप समझ जाएंगे कि एक रेडिकल यहाँ टूटेगा, एक रेडिकल यहाँ टूटेगा। तो 2 बार ये आगे वाले भी 2 लिए हैं, और आयोडीन में भी आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है 2 मोल्स है, एक इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। यानी कि यही चीज़ C6H5 सिंगल से C के साथ क्या बनेगी, I। यही चीज़ 3 बार है, 1 हो गया, और ये 2 बार लिया है तो ये 2 बार प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो 2C6H5 का थ्राइस C सिंगल बॉन्ड I जो है वो फॉर्म होगा आपका। तो दोनों रिएक्शन समझ आ गई होगी आप लोगों को। मेटल्स में मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम आप लोग जानते हैं नाम सोडियम है, Na सिंबल है, तो नेट्रियम जो है वो इसका लैटिन भाषा में इसका नाम होता है। अगला है ऑक्सीजन के साथ। अगर आपने इसी एक कार्बन के साथ वही स्टेबल अगर आप कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे आपने C6H5 ले लिया, C6H5, और आपके पास एक रेडिकल है ये, और आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है, तो 2 आप लेकर चलेंगे यहाँ से। तो उसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिएगा। आपके पास C6H5 का थराइस है, सिंगल से O, सिंगल से O, और सिंगल से C, और C6H5 का थराइस। यानी कि जो आपके पास बना है उसी का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर आपके पास पर ऑक्साइड मिल जाएगा। ये क्या बना है बच्चों, पर ऑक्साइड। ठीक है, नोट करते रहिए। अगला एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रोजन के साथ, सॉरी अगली हेडिंग आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के साथ आपको एडिशन कराना है। नोट करते रहिए, बाकी का सब लोग क्लियर होगी यहाँ तक बात सबको। ठीक है, नोट करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के साथ योग है, C6H5 का थराइस है, C है, रेडिकल है, और आपने H2 से रिएक्शन करवाई है। बिल्कुल सेम है, आपने कर लिया होगा बच्चों, जैसे ऑक्सीजन यहाँ जोड़ा है वैसे ये भी जोड़ेंगे। 2 लेकर चलते हैं, तो ये क्या बनाएगा, C6H5 का थराइस और C, और अगले बॉन्ड से H, और यही चीज़ क्या बन जाएगी, 2 बार। तो ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हुई। और यह रिएक्शन जो है वो प्लेटिनम की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है आपके पास रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, अकार्बनिक लवणों के अपचयन द्वारा। तो कोई भी आप एक इनऑर्गेनिक साल्ट ले लीजिए जिसके साथ आप रिडक्शन करा दें। तो इनऑर्गेनिक साल्ट में अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमने AgCl ले लिया, ठीक है, तो C6H5 का आपके पास फ्री रेडिकल है, ट्राईफेनाइल मिथाइल रेडिकल है, प्लस सिल्वर का साल्ट अगर हमने ले लिया इनऑर्गेनिक साल्ट में, तो ये क्या करेगा, Cl इसके साथ ऐड हो जाएगी, C6H5, और प्लस क्या होगा, Ag अलग हो जाएगी, Cl आपका इस जगह पे आपका बनकर तैयार हो जाएगा। वहाँ पहली रिएक्शन में गोमबर्ग में क्या था, क्लोराइड आपने हटाया था सिल्वर के साथ, और यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। ये बात आपको याद रखनी। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम समानुपातन अवक्रिया। इसका मतलब क्या है सर, एक रिएक्शन के अंदर किसी एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और एक का ही रिडक्शन हो तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यदि आपके पास 2 चीज़ें हैं A और B,
एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन तो रेडॉक्स, और जब एक ही पदार्थ हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सिंपली एग्जांपल समझिएगा, केनिजारोव आपने पढ़ी, HCHO HCHO, एक बनाता है HCOONA और दूसरा बनाता है CH3OH, यानी कि एक आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो है फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाता है, एक अल्कोहल में हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो फॉर्मिक एसिड में होता है वो ऑक्सीडेशन है, और जो अल्कोहल में होता है वो रिडक्शन है। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड ही लिया है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही पदार्थ का, तो उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बात क्लियर हुई। और जब एक दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे पदार्थ का अब चेंज हो तो वहां पर रेडॉक्स होती है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, RED रिडक्शन से ले लिया और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, दोनों जोड़ के हो गया रेडॉक्स। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक का ही, तो हम यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं बच्चों, फ्री रेडिकल। हमने एग्जाम्पल ले लिया है इथाइल फ्री रेडिकल का, तो C2H5 के पास रेडिकल है, C2H5 के पास रेडिकल है। यहाँ क्या होगा, एक ये C2H5 C2H6 में चेंज हो जाएगी, तो एक C2H4 में चेंज हो जाएगी, एक कम में और एक ज़्यादा में। तो ऐसी रिएक्शन ही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गई है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर। कार्बोकैटायन में भी हमने बात करी, एनाइंस में भी बात करी, स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ क्या है, आपके पास एक फ्री रेडिकल है यानी कि मुक्त मूलक है। कैसे जानेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होगी, तो हम वही एक ही तरीका बताते हैं। तो आप यहाँ समझिएगा कि ऐसा कोई भी कारक, ऐसा कोई भी फैक्टर जो केंद्रीय परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन बढ़ा देता है। हमेशा याद रखिएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जहां डीलोकेलाइज ज़्यादा हो जाएगा वहां पे स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए एग्जाम्पल आपने देखा C6H5 और CH2 हो, इसके पास फ्री रेडिकल है, एक ही बेंजीन की रिंग जुड़ी है, और इसके पास C6H5 है, सिंगल बॉन्ड CH और एक और बेंजीन की रिंग है और एक फ्री रेडिकल है, और इसके पास तीनों बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई हैं, ऐसे C6H5 C6H5। अगर आप इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी की बात कर लें तो आप क्या पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा या इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन देखने को मिलेगा तो वो थर्ड वाले में देखने को मिलेगा। आप ऐसे करा सकते हैं, बता सकते हैं इसको। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को बता सकते हैं? सर किससे हम एक्सप्लेन और कर सकते हैं? सर रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपने पहला एग्जाम्पल देखा। इसके अलावा आप हाइपर कॉन्जुगेशन कह दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन दोनों से ही आप एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास CH3 का रेडिकल है, दूसरा CH3 CH2 का रेडिकल है, तीसरा CH3 का थ्राइस अगला रेडिकल है, CH3 का थ्राइस C, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस। चलिए, आपके पास ये रेडिकल प्रेजेंट है। इनकी अगर चर्चा करें तो लास्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, इसको आप बता सकते हैं। इसमें अगर आप रेजोनेंस की बात करें तो हाँ सर ये हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि टर्सरी आपका जो फ्री रेडिकल है वो मोर स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? प्राइमरी से।
और सबसे कम होगा तो आपका मेथाइल रेडिकल होगा जो सबसे कम स्टेबल है। चलिए बताइएगा, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? स्टेबिलिटी की बात समझ आई होगी। स्टेबिलिटी के बाद अगला फैक्टर है, अगली हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक की संरचना। मुक्त मूलक की संरचना। मुक्त मूलक में आप ये कह सकते हैं फ्री रेडिकल का सेंट्रल कार्बन sp2 संकरित अवस्था में तथा sp3 संकरित अवस्था में दोनों अवस्थाओं में होता है। सर आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ी अजीब बात है, उसमें कार्बोकैटायन में तो हमें पता चला कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कार्बेनाइन sp3 होता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें तो उसका जो सेंट्रल एटम है वो आपने कहा कि sp2 sp3 दोनों होता है। तो आइए इसकी भी बात समझते हैं कि दोनों स्टेट में कब माना जाएगा, कब क्या कंडीशन बनेगी इसकी दोनों की। आइए ठीक है, इन दोनों की बात को हम लोग समझते हैं। ये कब आपको कैसा देखने को मिलेगा? समझिए, एक कार्बन के पास 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बन के साथ तीनों एल्किल ग्रुप अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल से हैं, आप सभी जानते हैं कि 120 अंश होगा। सर हमें देखने से समझ आ रहा है कि ये वाला जो सेंट्रल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके पास ये क्या है सर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये है वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ये तीसरी आंख है जो यहां से देख रही है। अब इस कार्बन के पास 3 तो सिग्मा बने हुए हैं, अगर ये बीच वाला कार्बन अगर sp2 संकरित अवस्था में है तो इसके पास एक p खाली बची होगी बच्चों। अगर उस p खाली वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस समय इसकी स्ट्रक्चर बनेगी प्लेनर। याद रखेंगे, यदि क्या होता है कि यदि आपके पास 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और वहां पर कार्बन आपका sp3 संकरित है तो ये जो रेडिकल होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा, ये याद रखना। ठीक है, अगर बीच वाला कार्बन कैसा है sp3 है तो वहां पर सर 109 अंश बनता है एंगल। ठीक है, और जब प्लेनर होगा और ऐसी स्थिति में जब ये होगा तो आपको देखने को मिलेगा पैरामिडल। जब आप अच्छी बुक्स को रेफर करते हैं तो वहां पूछते हैं कि आपका जो ट्राई मिथाइल आपका कार्बन है फ्री रेडिकल वाला, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है तो कहते हैं कि sp2 और sp3 के बीच में लाई करता है, क्योंकि ये यहाँ पर एक कार्बन जब प्लेनरिटी शो कर रहा होगा, बिल्कुल प्लेन में होगा, तो एक वेकेंट ऑर्बिटल बचेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यदि अगर 3 अगर बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं या ट्राई एल्किल है आपका, तो बेसिकली यहाँ पर आपका मीथेन जो रेडिकल है वो एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलता है इस तरीके में। और वहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो ऐसा CR3 या फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि CF3 रेडिकल जो है
इस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं अगर आप स्टेबिलिटी की बात कर लें तो। अगर इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर आप बनाएं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिएगा, ठीक है, ये हमने आपको बताया है। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिएगा कि आपके पास CH3 का रेडिकल है, अगर आप CFH2 लिखते हैं और अगला CH, यहाँ 2H और 1F है, यहाँ 1H और 2F है, यहाँ पर CF3 है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, यदि आप सामने ऐसे जा रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर से इधर जाते तो इधर क्या है आपका स्ट्रक्चर प्लेनर है, ठीक है। और इधर अगर आप जाएंगे तो इन सभी के पास एक एक आंख बना दीजिए, लीजिए, और ये क्या बन जाएगा, पिरामिडल। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है कि जो आपका पिरामिड जो प्रॉपर्टी है आपकी sp3 की वो बढ़ती चली जाती है। तो आपको sp2 और sp3 दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं। फ्री रेडिकल बेसिकली जब आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो वहाँ पर वेकेंट p ऑर्बिटल में होता है, और जब sp3 स्टेट में होता है तो पिरामिडल स्टेट बनाता है। चलिए आज लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। फ्री रेडिकल आपका जो 12-14 नंबर का पूरा क्वेश्चन बना है उसकी लास्ट हेडिंग आपकी होगी मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल। जितनी भी मुक्त मूलक की अभिक्रियाएं होती हैं, याद रखना बच्चों, हमेशा 3 पद में होती हैं। जैसे सनातन धर्म में कहा जाता है कि कोई भी जो अपना जो संसार चल रहा है उसमें 3 चीज़ें हैं, एक ब्रह्मा विष्णु महेश, एक बनाने वाला है और दूसरा आपका जो है संचालन करता है, और तीसरा जो है वो सबको समाप्त निष्कासन करता है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी तरीके से इसमें भी चलता है मैकेनिज्म 3 फॉर्म में। तो पहला आपका पॉइंट होता है इनिशिएशन, यानी कि ये आपका पद हो गया प्रारंभिक पद। अगर आप दूसरे की अगर आप बात करें तो दूसरा पद आपका होता है प्रोपोगेशन, यानी संचालन का पद। ये हो गया विष्णु जी। और तीसरा आपका है टर्मिनेशन, प्रारंभिक पद हो गया आपका, संचालन का पद हो गया, और आखिरी आप कह सकते हो समापन, ये आपका समापन का पद हो गया। चलिए ये आखिरी है। तो कैसे ये रिएक्शन हुई होगी, एक मैकेनिज्म समझो कि सूर्य के प्रकाश में मीथेन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर आपका मिथाइल क्लोराइड बनता है, और आप जब आप इसको और रिएक्शन करते चले जाते हैं तो ये आपका डाई क्लोरोमीथेन बनता है, ट्राई क्लोरोमीथेन बनता है, और CCl4 में लास्टली चेंज हो जाता है। इनिशिएशन की अगर आप बात करें तो प्रारंभिक पद ये कहता है कि सबसे पहले आपने क्या किया कि जो Cl2 था इस पर आपने सूर्य का प्रकाश दे दिया, जिससे क्लोराइड जो है वो एक एक रेडिकल के फॉर्म में इस तरीके से विभाजित हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आगे चलती है, आप CH4 कर लेकर आते हैं मीथेन को ऐसे इस तरीके से, और आपके पास एक ये रेडिकल आता है, और फिर उसके बाद मीथेन का हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ आपका बनता है मिथाइल का रेडिकल, और यहाँ से HCl जो है वो बाहर हो जाती है। इस तरीके से CH3 रेडिकल होता है और HCl बाहर हो जाती है। इसी में क्या होता है अगले स्टेप में कि जो आपका CH3 है, आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो जो CH3 आपका रेडिकल है वो क्लोराइड से रिएक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में ही इसको लिखते हैं। चलिए इसके अंदर लिखते हैं, इसके सामने वाले। फिर क्या होता है, ये वाला जो है दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, CH3Cl बनाते हैं। तो HCl आपका यहाँ पर बन गया और CH3Cl यहाँ पर बन गया। तो सबसे पहले इनिशिएट होता है, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जो है, जो इनिशिएटर है वो एज ए फोटोन है, यानी कि लाइट है जो काम करती है, वो क्लोरीन को तोड़ते हैं, क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है, मीथेन टूटता है, मिथाइल रेडिकल बनता है, मिथाइल रेडिकल क्लोराइड से रिएक्शन करके CH3Cl बनाता है। और लास्ट स्टेप में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका समापन का पद होता है, वैसे कई बार इसको इसी में कंसीडर किया जाता है, आप भी इसी में कर लो बेटा,
लास्ट वाला हम आपको बता रहे हैं जिसमें समापन होता है। समापन में क्या होता है, जैसे आपका क्लोराइड रेडिकल बना तो फिर से बने हुए क्लोराइड रेडिकल Cl2 में बदल जाते हैं। इसी रिएक्शन में बना हुआ मिथाइल रेडिकल, एक तो है नहीं, कई बार मिथाइल रेडिकल होंगे, तो मिथाइल रेडिकल मीथेन बना लेते हैं। ऐसे आपका मिथाइल रेडिकल है और आपका क्लोराइड रेडिकल है, दोनों आपस में मिलकर मिथाइल क्लोराइड बना लेते हैं CH3Cl। तो ऐसे आपकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से संपन्न होती है। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन था कि आपकी जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि है, तो जो आपकी मुक्त मूलक अपक्रियाएं हैं वो 3 पद में, प्रारंभिक पद, संचालन और समापन पद में संपन्न होती हैं। तो उनके तरीके क्या हैं, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लगेगा, मुक्त मूलक बनेगा, मुक्त मूलक जो जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करके मिथाइल बनाएगा, दोनों ही आपस में मिलकर मिथाइल क्लोराइड, और समापन पद में जितने रेडिकल उस रिएक्शन के अंदर बने हैं वो आपस में सभी रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं एक बार कि आज पूरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किस बात पर चर्चा की, क्या हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा नेक्स्ट इंटरमीडिएट, जिसका नाम था मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक क्या था, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट था, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, शॉर्ट लिव्ड है, वेरी रिएक्टिव है, एक या एक से अधिक जिनके पास संयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सममांगी विखंडन से बनते हैं, ऐसी स्पीसीज को फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त मूलक कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की मुक्त मूलक क्या है, मुक्त मूलक की विशेषताएं, मुक्त मूलक कौन कौन सी अपक्रियाओं में बनते हैं, मुक्त मूलक कौन सी अपक्रियाएं दिखाते हैं, मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या है, मुक्त मूलक का स्ट्रक्चर क्या है, कब sp2 और कब sp3 के अंदर देखने को मिलता है, और मुक्त मूलक से अपक्रिया अगर कोई क्रियाविधि संपन्न होती है तो वो किन पदों में होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये लेक्चर आज का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट की अगर आप बात करें तो कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आगे लेकर चलते हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन पर ही चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हमें विदा दीजिए, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले दिन फिर मुलाकात होगी एक नई ऊर्जा के साथ। आप सभी लोग इसी तरीके से हम सफ़र एकेडमी के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।